CSS Academy. I am Halima Sadia and today's lecture is based on common errors in grammar. And this lecture is based on adjectives, error and examples, and this is part 2 of the lecture. लास्ट टाइम हमने कुछ रूल्स किए थे, 10 रूल्स किए थे, और वहाँ पे हमने देखा था कि डिफरेंट एडजेक्टिव्स को हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं और मोस्टली उनका मिसयूज़ क्या होता है. इनकरेक्ट एग्जांपल्स भी थी, उसमें करेक्ट भी थी. तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे रूल नंबर 11 से. और जो पहला रूल है वो है द यूज़ ऑफ मैनी. मैनी हमें पता है कि मोस्टली हम यूज़ करते हैं प्लूरल फॉर्म्स के लिए. मैनी का मतलब होता है ज़्यादा, या किसी चीज़ की कलेक्शन की बात कर रहे हो हम, तो हम वहाँ पे फिर मैनी यूज़ करते हैं. अब इसके अलावा सिंपली जो हम मैनी का यूज़ है, उसके अलावा और क्या यूज़ है. हेयर मैनी आ एंड वन मैनी फ्लावर्स. अब ये एक एग्जांपल दी हुई है जो आगे अभी हम देखेंगे, और उससे रिलेटेड मैनी आ और वन मैनी फ्लावर्स की बात की हुई है. यानी कि ये दो डिफरेंट यूजेज हैं मैनी के. नॉर्मली जो हम मैनी यूज़ करते हैं ये उससे डिफरेंट यूजेज है उसके. मीन्स one flower out of many flowers. It is used with a noun and verb is singular, but in its reality it is a plural meaning. Plural meaning किस चीज़ का है कि हम ज़्यादा चीज़ों में से किसी एक चीज़ की बात करें, या हमारे पास कलेक्शन है किसी चीज़ की और हम उसमें से किसी एक चीज़ को या किसी सिंगुलर ऑब्जेक्ट को हम हाईलाइट करें. तो इस वजह से इसमें दोनों चीज़ें आ जाती है, सिंगुलैरिटी भी आ जाती है और प्लूरल मीनिंग भी आ जाता है. एग्जाम्पल, मैनी फ्लावर्स टेक द फ्लावर कलेक्टिवली. कि अगर हम नॉर्मली मैनी फ्लावर्स लिखते हैं तो उसका मतलब है कि हम एक से ज़्यादा फ्लावर की या फिर ग्रुप ऑफ फ्लावर्स की या कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स की बात करें. लेकिन अगर हम लिखते हैं मैनी आ फ्लावर तो उसका क्या मतलब है, टेक्स देम एज सिंगुलर, कि हम उसमें से किसी एक फ्लावर की बात करें, सबकी बात नहीं करें. ये पीछे रूल में भी यही बात लिखी हुई थी और एग्जाम्पल में भी यही बात है. Rule number 12, an adjective should not be made to qualify either an adjective or an adverb. अब adjective की जो basic definition है वो यही है कि it qualifies or it describes some quality of a noun or a pronoun. जो आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट होते हैं, अगर वो सब्जेक्ट की प्लेस में नहीं भी है, कहीं आगे भी लगे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को वहाँ पे मेंशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एडजेक्टिव, या उसको डिस्क्राइब करने के लिए, या हम उसको इनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बेसिकली कहते हैं. तो ये डिस्क्रिप्शन किस चीज़ की होते हैं, दे डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन. एडजेक्टिव और एडवर्ब को नहीं ये डिस्क्राइब करेंगे. तो अगर आप एडजेक्टिव को किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ लगा देंगे तो दैट वुड बी रॉन्ग. आई एम फीलिंग एक्सीलेंट वेल. नाउ दिस इज अनकरेक्ट. आई एम फीलिंग एक्सीलेंटली वेल. Now this is correct. Excellent is an adjective and cannot qualify well, which is an adverb. अब यहाँ पे क्योंकि हमने excellent की जगह excellently लगा लिया है, ly साथ अटैच कर दिया, तो ये adverb बन गया है adjective से. अगर सिर्फ excellent होता तो ये adjective था और तब ये गलत था. अब हमने क्योंकि इसको adverb में चेंज कर दिया, तो adverb can define or describe another adverb. ये adverb की definition होती है. तो adverbs क्योंकि adverbs को या different adjectives को या verbs को qualify कर सकते हैं, उनको describe कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने जब उसको excellently लिखा तो वो करेक्ट हो गया. अगर हम excellent well लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि excellent adjective है और well जो है वो adverb. और अभी हमने पीछे पढ़ा कि adjective कभी भी adverb को qualify या describe नहीं कर सकता. रूल नंबर 13, यूज ऑफ होल एंड ऑल. दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे यूज करना है इनको. एज एन एडजेक्टिव, होल इज प्रीसीडेड बाय द, बिफोर प्रॉपर नाउन्स इट इज प्रीसीडेड बाय द एंड फॉलोड बाय ऑफ. तो अब इसमें क्या है कि जहाँ पे प्रॉपर नाउन्स यूज होते हैं वहाँ पे हम दा भी यूज़ करेंगे और उसके साथ हम फिर ऑफ भी लगाएंगे. तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, बल्कि नेक्स्ट रूल हमारा ऑल का है, वो वाला पहले देख लेते हैं. ऑल इज फॉलोड बाय द व्हेन इट इज यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन. वी शुड प्लेस ऑल बिफोर एंड नॉट आफ्टर द नाउन और पोजेसिव प्रोनाउन. तो क्या है उसमें कि जो भी हमारे पास नाउन आ रहा है या प्रोनाउन है, हमने उससे पहले ऑल को यूज़ करना है और वहाँ पे हमने द भी यूज़ करना है. जैसे हमने होल के साथ भी द यूज़ करना है, इसी तरह से ऑल के साथ भी करना है. लेकिन क्या है, उसकी प्लेस क्या होनी चाहिए, बिफोर द नाउन और प्रोनाउन. एग्जाम्पल, असलम रेड द होल नाइट. द होल ऑफ पाकिस्तान मोर्न्ड द डेथ ऑफ कायद-ए-आज़म. अब देखिए इसमें जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा प्रीसीडेड एंड फॉलोड, वो मतलब दोनों वाली जो चीज़ें थी वो सेकेंड एग्जाम्पल में दोनों आ रही हैं कि होल से पहले दा लग गया और उसके बाद फिर हमने ऑफ लगा लिया.
और इसी तरह से क्योंकि पहली वाली एग्जांपल में हमारे पास उस तरह से ऑब्जेक्ट या जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की प्लेस है वो वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हुआ या वो डिस्क्राइब नहीं हुआ जैसे यहाँ पे ये हुआ है। और अगर हम देखें तो सेकंड वाली एग्जांपल में जो द होल है वो सब्जेक्ट की प्लेस पे आ रहा है, तो इस वजह से हमने आगे फिर उसको ऑफ के साथ कंटिन्यू किया। लेकिन अगर हम फर्स्ट वाली एग्जांपल में देखें तो होल जो है वो नाइट को डिस्क्राइब कर रहा है, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो फिर वहाँ पे ऑफ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सब्जेक्ट की प्लेस पे नहीं आ रहा। तो ये दोनों एग्जांपल्स में इसकी यूजेज का डिफरेंस है। एक में वो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है और पहले वाले में वो एज सब्जेक्ट बिहेव कर रहा है। द होल ऑफ पाकिस्तान, होल ऑफ पाकिस्तान ये पूरा इसका सब्जेक्ट यहाँ पे बन गया, और पहले वाले में होल नाइट जो है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ रहा है। Rule number 14, if one of the adjectives is much larger than the other, the shorter must be put before longer. अब ये उनके स्पेलिंग्स की बात हो रही है कि अगर एक की स्पेलिंग ज़्यादा है और एक की स्पेलिंग थोड़े कम है, यानी कि वो छोटा वर्ड है, तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड पुट द शॉर्टर वन बिफोर द लॉन्गर वन। आई सॉ अ न्यू एंड ब्यूटिफुल बुक। अब अगर हम लिख देते आई सॉ ब्यूटीफुल एंड न्यू बुक तो मीनिंग उसका सेम ही रहना था, वो चेंज नहीं होना था। लेकिन सिर्फ ये है कि हमारे पास जो रूल है, ग्रामेटिकल रूल है, वो ये है कि हमने स्मॉलर शुड बी पुट फर्स्ट एंड देन द लॉन्गर शुड पुट आफ्टरवर्ड्स। रूल नंबर 15, द प्लूरल फॉर्म्स दीज and those must not be wrongly used with the singular nouns kind and sort. तो kind और sort के साथ जो है वो these और those हमने कैसे यूज करना है? These kinds of trees, that is incorrect. This kind of trees, now this is correct. कि हमारे पास जो noun है हमने उसको plural कर देना है, और वहाँ पे अगर हमने काइंड या सॉर्ट लगाया हुआ है तो उसके साथ ना तो हमने एस लगाना है और ना ही हमने दीज या दोज करना है, बल्कि हमने उसको दिस और दैट ही रहने देना है। रूल नंबर 16, एन एडजेक्टिव बोथ इज फॉलोड बाय द, इट इज प्लेस्ड बिफोर एंड आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन एज पोजेसिव प्रोनाउन। अब बोथ की बात हो रही है यहाँ पे, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास बोथ आ जाएगा, बोथ भी क्योंकि एडजेक्टिव है वो क्वालिटी बताता है, तो उसको हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम उसके साथ दा भी लगाएंगे और फिर उसमें क्या होगा? इट इज प्लेस बिफोर एंड आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन एज पोजेसिव प्रोनाउन। के बिफोर एंड आफ्टर दोनों प्लेसेस पे यूज हो सकता है। ही अटेंडेड बोथ द लेक्चर्स एंड नेक्स्ट वन इज ही लॉस्ट बोथ हिज बुक्स। तो पहले वाले में बोथ द लेक्चर्स में ये क्या है? ये नाउन के लिए यूज हो रहा है। लेक्चर्स जो है दैट इज नाउन। ही लॉस्ट बोथ हिज बुक्स, हिज जो है वो क्या है? वो उसका पोजेसिव प्रोनाउन है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे देखिए इसके साथ फिर दा नहीं लगाया क्योंकि आगे पोजेसिव प्रोनाउन यूज हो रहा था। अगर नाउन हो रहा होता डायरेक्ट बोथ द बुक्स होता वो ठीक हो जाता क्योंकि वहाँ पे फिर पोजेसिव प्रोनाउन ना होता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पोजेसिव प्रोनाउन लगा हुआ था तो फिर हमें दा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। रूल नंबर 17, व्हेन एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज इट्स नाउन और प्रोनाउन इनडायरेक्टली through the verb or predicate going before, it is placed after its noun or pronoun. तो अब इसमें क्या क्या बातें बताई उन्होंने कि अगर एडजेक्टिव जो है वो इनडायरेक्टली क्वालिफाई कर रहा है अपने नाउन को या प्रोनाउन को, तो क्या होगा? उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो थ्रू वर्ब क्वालिफाई कर रहा होगा या थ्रू प्रेडिकेट क्वालिफाई कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे? इट इज़ प्लेस आफ्टर इट्स नाउन, यानी कि हम उसको फिर नाउन से पहले नहीं लगाएंगे, हम उसको नाउन के बाद लगाएंगे। जैसे हिज कंडक्ट इज़ फेयर। अब कंडक्ट जो है वो नाउन है और इस जो है वो उसका वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, और फिर हमने उसके बाद फेयर लगा दिया। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ही हैज़ फेयर कंडक्ट, तो वो एक और स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है तो इस वजह से हमने उसको फिर उसके हेल्पिंग वर्ब के या उसके वर्ब के बाद यूज़ किया। रूल नंबर 18, यूज़ ऑफ वर्बल एंड ऑरल। अब इन दोनों के यूजेज में क्या डिफरेंस होता है? वर्बल मीन्स परटेनिंग टू वर्ड्स, यानी कि जहाँ पे हम वर्ब्स को प्रॉपर्ली यूज़ करें। ऑरल मीन्स नॉट रिटन, यानी कि वर्बल में क्या होता है? वर्ड्स आर रिटन, या हमारे पास एक्चुअल वर्ड्स हमारे सामने होते हैं, हम उनको देख सकते हैं। एंड ऑरल मीन्स दैट दे आर नॉट रिटन और डिलीवर्ड बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, यानी कि हम सिर्फ उसको बोल के बता रहे हैं। इट इज़ नॉट रिटन, हमारे पास वो किसी भी ऐसी फॉर्म में नहीं है कि जिसको हम कहेंगे प्रिंटेड फॉर्म में या फिर हैंड रिटन फॉर्म में, इस तरह से मौजूद नहीं है, बल्कि हम सिर्फ उसको बोल रहे हैं। द ऑपोजिट ऑफ रिटन देयरफॉर ऑरल इज़ नॉट वर्बल।
तो ये दोनों का डिफरेंस है, तो इसलिए हम ऑरल को वर्बल के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते जब हम इसको यूज़ करेंगे. द सर्वेंट वॉज सेंट विद एन ऑरल मैसेज टू द प्रिंसिपल. अब इससे क्या मतलब है कि सर्वेंट को कैसा मैसेज दिया गया, बस बोल के बता दिया गया, एंड ही इज सपोज टू डिलीवर द मैसेज लाइक दैट, कि उसने भी बोल के बता देना. देयर इज नो वर्बल डिफरेंस इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड एडिशन ऑफ दिस बुक. अब इसका क्या मतलब है कि जो बुक लिखी हुई फॉर्म में, बुक्स में दोनों में, उनके एडिशंस में कोई डिफरेंस नहीं. वर्बल यानी कि जब उसको लिखा गया, प्रिंट किया गया, जिस भी फॉर्म में, हैंड रिटन है, सो देयर इज नो डिफरेंस between two different editions. Now, moving on to the next rule, that is rule number 19. The comparative degree is used when we want to state that one person or thing possesses a quality to a greater or lesser degree than another. जब मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था एडजेक्टिव का, तो मैंने उसमें बात बताई थी कि एडजेक्टिव की हमारे पास 3 डिग्रीज होती हैं. एक पॉजिटिव होती है जो कि न्यूट्रल होती है, उसमें ना तो हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ना ही हम कह रहे होते हैं कि कोई चीज़ सबसे अच्छी है या सबसे बुरी है. और उसके बाद कंपैरेटिव आती है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं. देन वी हैव द सुपरलेटिव डिग्री जो कि हाईएस्ट डिग्री है. तो किसी भी चीज़ की क्वालिटी या किसी भी नाउन की, प्रोनाउन की, जो भी एट्रीब्यूट है, उसका जो हाईएस्ट लेवल होगा वो सुपरलेटिव में होगा. तो कंपैरेटिव में क्या होता है हमारे पास कि कंपैरेटिव डिग्री इज यूज व्हेन वी वांट टू स्टेट, वही जो उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि उसमें हम क्या करते हैं कि जब हम किसी को ग्रेटर या लेसर बताने की, उसकी क्वालिटीज़ की फॉर्म में, उसके एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में हम बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं. सो कंपैरेटिव डिग्री के भी कुछ रूल्स हैं, आप ऐसे ही कंपैरिजन नहीं कर सकते. आगे हम अभी रूल्स में देखेंगे कि कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि जिसमें कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं होता. कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें कंपैरिजन एक तरीके से नहीं कर रहे होते हम, बल्कि उसमें हमारे पास एक से ज़्यादा वेज होते हैं उसको कंपेयर करने के. और फिर उसी तरह से आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी डिफ्रेंशिएट करता है बाय डिफ्रेंशिएटिंग दोज रूल्स. सो एग्जाम्पल देखिए, पंजाब कॉलेज इज़ नियरेस्ट टू माई हॉस्टल. नियरेस्ट टू, अब हमने ये नहीं लिखा नियरेस्ट देन, अब वो टू और देन वाला भी हम आगे देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस आता है. हिज सीट इज़ नेक्स्ट टू माई सीट, अब इसमें भी इसी तरह से हमने नेक्स्ट टू लिखा, नेक्स्ट देन नहीं लिखा, या इस तरह से कोई भी हमने वर्ड नहीं लिखा जो कि शो करे कि ये कंपैरिजन है. लेकिन फिर भी मतलब अब ये नहीं आपने माइंड में रखना कि सिर्फ देन लगा होगा या ई आर वाला एंडिंग लगी हुई होगी या मोर लगा होगा तो वो कंपैरिजन होगा. उसके अलावा भी और तरीके भी होते हैं कंपैरिजन करने के. एग्जाम्पल्स, वकार's नॉलेज इज़ डीपर देन सुहेल्स. अब इसमें तो ये सिंपल वे है हमारे पास, जैसे हम हमेशा यूज़ करते हैं देन लगा के, और जब हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे तो फिर हमने दूसरी एंटिटी को भी मेंशन करना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, किसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं ही इज़ नियरर टू व्हाट. तो इस तरह से जब भी अगर आप कंपैरेटिव डिग्री लगाएं तो उसके साथ फिर हमने आगे बताना भी है कि हम उसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं. Thus, comparative degree is generally followed by then, but comparative adjective ending in or is followed by the preposition to, as, senior, junior, surprise, inferior. अब ये कुछ ऐसे words हैं जो कि er या more, जिनकी endings में er नहीं होता या जिनके शुरू में हमने more नहीं लगाया होता. तो उसमें हम फिर क्या करते हैं कि इस तरह वाले वर्ड्स के साथ हम to as यूज़ करते हैं जो लिखा हुआ है
preposition है जो, तो जैसे अभी पीछे एग्जांपल में भी था, असलम इज सुपीरियर इन इंटेलिजेंस देन फुरकान. नाउ दिस इज इनकरेक्ट. असलम इज सुपीरियर इन इंटेलिजेंट टू फुरकान. अब क्योंकि ये OR के साथ इसकी एंडिंग हो रही है, इस वजह से हमने इस वर्ड को या जो हमारे पास ये वाला एडजेक्टिव है, हमने उसको टू के साथ एंड किया, हमने उसको देन नहीं लगाया. अगर देन ऊपर लगेगा, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में लगा हुआ है देन, तो वो गलत है. तो हमने इसको टू के साथ फॉलो करना है. Rule number 20. Some adjectives which are in comparative degree are often used as noun or pronouns with a positive meaning. They are the following: former, latter, outer, exterior, etc. अब कुछ हैं ऐसे हमारे पास फिक्स adjectives हैं कि जिनमें क्या होता है कि are often used as noun or pronoun with a positive meaning, और उनको हम हमेशा इसी तरह से यूज़ करते हैं. बेशक वो कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं, लेकिन उनका कंपैरिजन हम इस तरह से नहीं कर रहे होते जिस तरह हम सिंपल वेज में, जैसे आपने पहले एग्जांपल्स भी देखी, उस तरह करते हैं, बल्कि हम इसको पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं. रूल नंबर 21. ऑफ एनी मस्ट नॉट बी रॉन्गली यूज इन कंजंक्शन विद द सुपरलेटिव. अब सुपरलेटिव के जैसे मैंने आपको बताया कि सुपरलेटिव डिग्री जो है, इट इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव और हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी और एट्रीब्यूट ऑफ एनी नाउन और प्रोनाउन. तो इसमें जो पहला रूल है वो रिलेटेड है ऑफ एनी से. तो इसमें देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है हमने. शी हैज़ द स्वीटेस्ट वॉइस ऑफ एनी सिंगर. शी हैज़ अ स्वीटर वॉइस देन एनी अदर सिंगर. तो अगर हम इसको ऊपर वाले तरीके से यूज़ करेंगे तो वो गलत होगा. अगर हम इसको सिर्फ ये लिखेंगे शी हैज़ द स्वीटेस्ट वॉइस, तो वो ठीक होगा. लेकिन अगर हम आगे कंपैरिजन भी करें, ऑफ एनी सिंगर भी लिख रहे हैं, तो फिर वो उसको गलत बना देगा. क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री जो है वो हाईएस्ट लेवल है, वो कंपैरेटिव नहीं है, वो किसी के साथ आप कंपैरिजन के लिए नहीं यूज़ कर सकते. तो इस वजह से अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे, दैट वुड बी इनकरेक्ट. शी हैज़ अ स्वीटर वॉइस. अब हमने स्वीटर लगा दिया, कंपैरेटिव बना दिया, देन एनी अदर सिंगर, और हमने उसका कंपैरिजन किससे किया? विद ऑल सिंगर्स. और इस तरह से नाउ दिस इज करेक्ट. रूल नंबर 22. अवॉइड द यूज ऑफ डबल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. अब डबल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या होते हैं? जैसे ऐसे होता है हमारे पास कि हमारे पास दो तरीके होते हैं कंपैरेटिव बनाने के नॉर्मली, और दो ही तरीके होते हैं सुपरलेटिव के भी. एक तरीका होता है कि हम कंपैरेटिव के लिए मोर लगाते हैं, और दूसरा ये होता है कि एंडिंग्स पे ER आ रहा होता है. और इसी तरह से जो सुपरलेटिव उसमें ये होता है कि हम मोस्ट लगा देते हैं और उसके साथ एंडिंग पे EST आ रहा होता है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है ना, क्लेवरेस्ट, तो इसकी दूसरी फॉर्म क्या होती है? पीछे वाली कंपैरेटिव क्लेवरर होती है. क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट. या अगर हम किसी और वर्ड में देखें तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. तो ये दो तरीके होते हैं आपके पास. दो तरीके ही हैं सुपरलेटिव बनाने के और दो ही तरीके हैं कंपैरेटिव बनाने के. तो अगर हम डबल कर देंगे, यानी कि हम मोस्ट भी लगा देंगे और EST भी लगा देंगे, तो गलत होगा. अगर हम मोर लगा देंगे और उसके साथ ER भी लगा देंगे, तो वो भी गलत होगा. तो ये मतलब है डबल्स का. इंग्लिश में जहां भी आप डबल यूज करते हैं, चाहे वो डबल नेगेटिव हो, डबल डिग्रीज हो, दैट इज रॉन्ग. ही वॉज द मोस्ट क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज. मोस्ट क्लेवरेस्ट नहीं लगा सकते, जैसे मैंने अभी बताया, डबल नहीं यूज करना. ही वॉज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज. अब ये ठीक है. तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ना तो सुपरलेटिव्स डबल हो और ना ही कंपैरेटिव्स डबल हो. रूल नंबर 23. व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपाउंड विद ईच अदर, द लैटर टर्म ऑफ कंपैरिजन मस्ट एक्सक्लूड विद द फॉर्मर. तो इसमें देखिए एग्जांपल, गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल. गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल. तो अगर आपने ऐसे कंपैरिजन बनाना है तो हमने वहाँ पे फिर अदर भी यूज़ करना है. हमने उसको फिर सिर्फ इस तरह से नहीं लिख देना कि प्रेशियस देन एनी मेटल, या तो फिर आप मेटल का नाम लिखें वहाँ, जैसे गोल्ड इज़ मोर प्रेशियस देन सिल्वर, वो ठीक होता. लेकिन अगर हमने एनी मेटल लिख दिया तो फिर हमने उसको एनी अदर कर देना है. रूल नंबर 24. इन कंपैरिजन बाय मीन्स ऑफ सुपरलेटिव, द लेटर टर्म शुड इंक्लूड द फॉर्मर. Wasim is the most intelligent of all other students. Wasim is the most intelligent of all students. अब इसमें क्या है कि अगर आपने कंपैरिजन करना है और आपने इस तरह से कंपैरिजन करना है कि हर किसी के साथ, जैसे अभी क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल वाला देखा था हमने, उसी तरह से अगर आपने यहाँ पे भी करना है कि द मोस्ट इंटेलिजेंट करते हैं ना, तो वहाँ पे फिर आप क्या करेंगे कि अदर नहीं लगा सकते. क्यों? क्योंकि फिर आप सबकी बात कर रहे हैं. और इसी तरह से जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है ना कि बाय मीन्स ऑफ सुपरलेटिव द लेटर टर्म शुड इंक्लूड द फॉर्मर.
तो जो बाद में आ रही है उसने इंक्लूड करना है शुरू वालों को। तो इस वजह से हमने वहाँ से फिर अदर हटा दिया और फिर हमने सिंपली उसके साथ और लगा दिया, वो सबको डिस्क्राइब कर रहा है। Rule number 25, adjective expression qualifies that do not admit of different degrees cannot be compared. Perfect, square, universal, chief, eternal. अब ये ऐसे वर्ड्स हैं, ये एडजेक्टिव के ऐसे एक्सप्रेशंस हैं कि जिनमें हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर हम किसी को कहते हैं कि ही इज़ अ परफेक्ट पर्सन, तो हम ये नहीं कह सकते कि ही इज़ मोर परफेक्ट देन दी अदर। वाई? बिकॉज परफेक्ट इज़ होल इन इटसेल्फ। वो कम्प्लीटली, वो ऑलरेडी ऐसे पॉइंट पे है कि जहाँ पे ना तो उसकी सुपरलेटिव फॉर्म है, ना ही उसकी कंपैरेटिव फॉर्म है, बल्कि वो एक ही फॉर्म में वो एडजेक्टिव एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि कुछ हमारे पास एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और वो ही उनकी हाईएस्ट या सिंपलर, जो भी आप उसको फॉर्म कहें, वो एक ही होती है। जैसे यूनिवर्सल है तो हम ये नहीं कर सकते मोर यूनिवर्सल या मोस्ट यूनिवर्सल, वो यूनिवर्सल ही रहेगा। इसी तरह रूल नंबर 26, द सुपरलेटिव मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर द कंपैरेटिव नॉट द कंपैरेटिव फॉर द सुपरलेटिव। ये बात मैंने पहले भी बता दी कि आप दोनों को इंटरचेंज नहीं कर सकते। अगर आपने हाईएस्ट लेवल बताना है तो फिर सुपरलेटिव होगी, अगर आपने दो चीज़ों को कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है, तो फिर वो कंपैरेटिव होगी। तो हम दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस नहीं कर सकते, इंटरचेंज नहीं कर सकते। दिस इज़ द वर्स्ट ऑफ द टू। अब हमने दो की बात की है तो इसका मतलब है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर होता वर्स्ट ऑफ द ऑल, वो ठीक होता बिल्कुल, क्योंकि हम सबकी बात कर रहे होते, वो दो नहीं होते, वो फिर ओवरऑल सबकी बात हो रही होती। सो दिस इज द वर्स्ट ऑफ द टू। वर्स्ट ऑफ द टू का ये मतलब है, नाउ वर्स इज द सेकंड डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, तो हम उसको सुपरलेटिव के साथ अगर इंटरचेंज करेंगे इट वुड बी रॉन्ग। Rule number 27, the comparative in ER is not used when we compare two qualities in the same person or things. तो एक ही पर्सन की, एक ही नाउन की, ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की, जब आप दो क्वालिटीज़ को कंपेयर करें, उसको किसी के साथ नहीं कंपेयर करें, उसकी अपनी ही दोनों क्वालिटीज़ को कंपेयर करें, तो क्या होगा वहाँ पे? फिर ये कह रहे हैं कि हम ER नहीं लगाएंगे, बल्कि हम उसकी जगह मोर लगा देंगे। इरफान इज़ ब्रेवर देन वाइज, इरफान इज़ मोर ब्रेव देन वाइज। तो उसमें क्या हुआ कि कंपैरिजन तो हो गया, लेकिन हमने ER हटा के वहाँ पे मोर लगा दिया। अब हमने मोर ब्रेवर नहीं किया, जैसे हमने पीछे देखा था कि हम डबल्स नहीं यूज़ कर सकते, तो यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होगा। डबल नहीं लगाएंगे, बल्कि हम ER हटा के मोर लगा देंगे। Rule number 28, sometimes the superlative is used where there is no idea of comparison but merely a desire to indicate the possession of a quality in a very high degree. तो superlative जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो हाई डिग्री को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जहाँ पे कंपैरिजन का बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं हो रही, बल्कि हम सिर्फ किसी भी चीज़ के हाईएस्ट लेवल की, हाईएस्ट डिग्री की, हाईएस्ट क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं? सिंपली सुपरलेटिव लगा देते हैं, फिर हम वहाँ पे कंपैरिजन नहीं करते। Example, she is the fairest and rich woman in the city. Now this is incorrect. She is the fairest and richest woman in the city. तो फिर अगर आपने एक डिग्री सुपरलेटिव लगाई है तो फिर आपकी दूसरी भी सुपरलेटिव ही आएगी। दोनों को आपने बैलेंस में यूज़ करना है। ऐसा नहीं करना कि एक हम पॉजिटिव लगा दें या फिर एक हम कंपैरेटिव डिग्री लगा दें। तो अगर हम सुपरलेटिव लेवल पे जा रहे हैं तो फिर दोनों क्वालिटीज़ या एक से ज़्यादा अगर क्वालिटी यूज़ हुई है सो इट वुड बी सुपरलेटिव। Rule number 29, when two adjectives refer to all the same noun and one of them is in the superlative degree, the other must also be in the superlative degree. वही वाला रूल जैसे अभी पीछे एग्जाम्पल में भी हमने बात की, यहाँ पे भी वही वाली बात हो रही है। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। This is most blessed, तो इसको हमने इसी तरह यूज़ करना है। रूल नंबर 30, प्रेफर एंड प्रेफरेबल नीदर हैज़ द फोर्स ऑफ द कंपैरेटिव डिग्रीज मोर नॉर फॉलोड बाय देन। तो प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ क्या लिखा हुआ है कि हम मोर नहीं लगाएंगे और कभी भी हम देन भी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कंपैरिजन के लिए नहीं यूज़ होता। प्रेफरेंस जो होती है वो कंपैरिजन के लिए नहीं होती। प्रेफरेंस का मतलब होता है कि आप सुपीरियॉरिटी किस चीज़ को दे रहे हैं, आप किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये नहीं कि किसी दूसरे से ज़्यादा पसंद करते हैं, नॉर्मली आप किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो प्रेफरेंस या प्रेफर या प्रेफरेबल को हम कंपैरिजन की फॉर्म में नहीं यूज़ करेंगे, उनको हम सिंपली इसी तरह से यूज़ करेंगे जैसे वो लिखा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से। ना तो हम वहाँ पे फिर मोर लगाएंगे, ना ही फिर जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ना ही हम फिर आगे देन यूज़ करेंगे। ही प्रेफर्स ऑरेंज देन मैंगो। नाउ दिस इज इनकरेक्ट। ही प्रेफर्स ऑरेंज टू मैंगो। अब यहाँ पे हमने फिर देन नहीं लगाया, ER नहीं लगाया, मोर नहीं लगाया, इसको हमने एज इट इज़ यूज़ किया।
क्योंकि प्रेफरेंस शो यही करती है कि आप बाकी चीज़ों पे किसी और चीज़ को तरजीह दे रहे हैं, तो फिर वहाँ पे देन या मोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती. So this is our advertisement for the preparation of Presi exam, where you can get lessons about Presi comprehension and Urdu to English translation. So if you want to join, you have all the contact information. And this is all for today's lecture, which I hope you would have understand, and it would be informative and beneficial for you. And if you want to watch and learn more things like that, please stay tuned and subscribe to our channel. Thank you for listening.